हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान खान। मैं आपका स्टडीग्राम बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है राजस्थान की जलवायु या क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। तो सबसे पहले तो दोस्तों यही देखते हैं कि जलवायु या क्लाइमेट कहते किसे हैं। फ्रेंड्स, अक्सर होता क्या है कि हम जलवायु और मौसम या इंग्लिश में बोलें तो क्लाइमेट और वेदर, इन दो शब्दों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, चर्चा करते हैं इस पे, अपने समझ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, अक्सर हम बातें करते हैं दोस्तों कि यार कल गर्मी बहुत कम थी, आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, कल बारिश हो रही थी, या आज जो है हवा में उमस बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? दिन प्रतिदिन या रोजमर्रा जो भौतिक कारकों में परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे ताप हो गया, ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स, तापमान हो गया, टेम्परेचर हो गया, दाब हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, ठीक है, या फिर ह्यूमिडिटी होगी, आर्द्रता होगी। इनमें जो परिवर्तन हम देख रहे हैं कल आज, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन हो रहे हैं ये किसको दर्शाते हैं? यह मौसम को दर्शाते हैं, वेदर को दर्शाते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूज़ चैनल्स पे अपने देखते हैं कि वेदर फोरकास्ट आ रही होती है या मौसम की जानकारी आ रही होती है, तो उसमें वो क्या बताते हैं कि आज कितना तापमान रहा, ठीक है, आज वायु दाब कितना रहा, या फिर आज आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कितनी रही, या कल भारी बारिश की चेतावनी है या तूफान आ सकता है। तो वो क्या कर रहे हैं दोस्तों? वो आज की जानकारी दे रहे हैं, आज के मौसम की जानकारी दे रहे हैं आपको, आज के भौतिक कारकों की जानकारी दे रहे हैं आपको कि ताप कितना रहा, दाब कितना रहा, आर्द्रता कितनी रही, या अगले दिन के जो भौतिक कारक हैं उनके अनुमान लगा रहे हैं कि भारी बारिश आ सकती है, तूफान आ सकता है। तो ये जो रोजमर्रा में भौतिक कारकों में परिवर्तन देखते हो ना दोस्तों, ये मौसम कहलाता है या वेदर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, मैं बोलूंगा कि राजस्थान की जलवायु मुख्य रूप से शुष्क जलवायु है, एरिड क्लाइमेट है। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? मैं ये नहीं कह रहा कि आज राजस्थान की जलवायु शुष्क है, कल राजस्थान की जलवायु शुष्क थी, या आने वाले कल में राजस्थान की शुष्क जलवायु होगी। नहीं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, जलवायु का निर्धारण कैसे करते हैं। एक बड़े भौगोलिक खंड में, ठीक है, एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में, जैसे कोई राज्य या देश हो, उसमें एक बड़े काल खंड में, टाइम स्केल में, मुख्यतः मान लीजिए 50 से 60 वर्ष का टाइम स्केल मान लीजिए, उसमें औसत मौसमीय परिवर्तन जो वेदर में चेंजेस होते हैं उनके एवरेज के बेसिस पर, औसत मौसमीय परिवर्तन के आधार पर हम किसी स्थान विशेष की जलवायु का निर्धारण करते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि राजस्थान की जलवायु शुष्क जलवायु है, तो मैं यह राजस्थान के लिए पिछले 50 से 60 वर्षों में जो राजस्थान का औसत मौसमीय परिवर्तन रहा है उसके आधार पर बोल रहा हूं। तो वापस से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, एक बड़े भौगोलिक खंड के लिए, एक बड़े काल खंड में जो औसत मौसमीय परिवर्तन रहे हैं उसके आधार पर उस स्थान विशेष की जलवायु तय की जाती है। यह दिन प्रतिदिन होने वाले भौतिक कारकों के आधार पर तय नहीं की जाती, वो मौसम या वेदर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको स्पष्ट हो गया होगा। अच्छा, अगली चीज, जलवायु या क्लाइमेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? तो इस पे भी ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, क्लाइमेट या जलवायु जो है ना दोस्तों, वो एक ऐसा भौगोलिक कारक है, ऐसा ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो किसी भी स्थान विशेष के जो एक तरीके से प्राकृतिक तत्वों या नेचुरल जो फैक्टर्स होते हैं उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट जो है किसी भी स्थान विशेष, जलवायु जो है वो किसी भी स्थान विशेष की जल उपलब्धता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, वाटर अवेलेबिलिटी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है दोस्तों, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर वनस्पति या वेजिटेशन किस प्रकार की होगी उसको भी प्रत्यक्ष रूप से जलवायु ही प्रभावित करती है या निर्धारित करती है, ठीक है। दो चीजें होगी। अगर ये जल उपलब्धता को प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित कर रही है, प्रभावित कर रही है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये उस स्थान विशेष पर कृषि, एग्रीकल्चर और कृषि प्रकार,
टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को भी प्रभावित कर रही है या निर्धारित कर रही है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज। अच्छा, अब एग्रीकल्चर को भी प्रभावित कर रही है तो उस स्थान विशेष, जलवायु जो है उस स्थान विशेष की आर्थिकी, इकोनॉमिक्स को भी प्रभावित कर रही है। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, जनसांख्यिकी को भी प्रभावित करती है जलवायु। जनसांख्यिकी मतलब पॉपुलेशन स्टैटिक्स को भी प्रभावित करती है जलवायु। यह तय करने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किसी स्थान विशेष पर जन घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी। देखिए, अनुकूल जलवायु जहां पाई जाती है वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है, प्रतिकूल जलवायु जहां पाई जाती है वहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का जो वितरण है उसको भी प्रभावित करती है जलवायु। और साथ ही साथ इवन आप ध्यान रखना, आश्चर्य होगा, आवासीय प्रणाली, घर किस प्रकार के बनते हैं उसको भी जलवायु प्रभावित करती है। अगर आप शिमला मसूरी घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा घर जो है ऊपर से त्रिकोणे बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि बर्फबारी होती है। मेघालय साइड में जाओगे तो वहां पे आपको कैसे घर दिखेंगे जो वर्षा के अनुकूल हों। तो कहीं ना कहीं जलवायु या क्लाइमेट जो है वो आवासीय प्रणाली को भी प्रभावित करती है। ये एक एग्जाम्पल बताया मैंने, तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि क्लाइमेट या जलवायु कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। लेकिन अपना मेन टॉपिक दोस्तों जलवायु या क्लाइमेट नहीं है। अपने समझ लिया एक तरीके से जलवायु या क्लाइमेट क्या है और किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। मेन अपना टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। तो आज का जो अपना मेन फोकस रहेगा ना दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर या इस वीडियो में जिन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे उसकी एक छोटी सी रूपरेखा आपके सामने रख देता हूं मैं। देखिए, इसमें हम आज वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, अरावली की स्थिति, समुद्र से दूरी, उच्चावच या टोपोग्राफी, थार का मरुस्थल और मानसूनी व चक्रवातीय हवाएं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद लास्ट में दोस्तों हम देखेंगे राजस्थान की जलवायु की कुछ प्रमुख विशेषताएं। और अगले वीडियो से हम इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें हम ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु आदि पर चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो फ्रेंड्स, जो पहला वीडियो मैंने बनाया था राजस्थान ज्योग्राफी में, उसमें इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, तो इस पे कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधा सीधा बताऊंगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार या लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या इंग्लिश में बोलें तो 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अक्षांश अपने को यहां याद रखना है, एक लैटिट्यूड हमें इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। कौन सा? 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटिट्यूड, जिसे हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या लाइन ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। यह राजस्थान में दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। थोड़ा सा अगर रिकॉल करोगे तो आपको याद आएगा, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से और बांसवाड़ा को ठीक बीच में से काटते हुए राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 27 किलोमीटर। डूंगरपुर में 1 किलोमीटर और बांसवाड़ा में 26 किलोमीटर। आपको याद आ गया होगा। और अगर ये आपको याद नहीं आ रहा है तो अपना जो पहला वीडियो है उसे जरूर देखें, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी चीज। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के देशांतरीय या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की। उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, मैंने यहाँ स्टार करके भी लिखा हुआ है दोस्तों। किसी भी स्थान विशेष की जो जलवायु होती है उसे उस स्थान का देशांतर, या किसी राज्य या देश की बात करें तो देशांतरीय विस्तार जो है वो जलवायु को कभी प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पर मैं देशांतरीय विस्तार क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अपने ने अक्षांशीय विस्तार की बात की है तो मुझे लगा कि ये रिकॉल हो जाएगा आपके। लेकिन यहाँ इस टॉपिक के अंदर देशांतरीय विस्तार का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ एग्जाम पर्पज से देख लीजिए। देशांतरीय विस्तार या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है राजस्थान का वो है 69 डिग्री 30 मिनट
पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 69 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो पहला वीडियो था उसमें 2 पॉइंट रह गए थे, वो आज मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने। एक तो आपको याद रखना है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और इससे कौन सा फैक्ट याद रखना है, ध्यान से सुने। 70 डिग्री या 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के केवल एक जिले से होकर गुजरता है, और वो जिला कौन सा है, जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के केवल एक जिले से होकर गुजरता है, कौन सा जिला, जैसलमेर। आपको अच्छे से पता है यहाँ पे जैसलमेर है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला। 78 डिग्री 78 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या 78 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के केवल एक जिले से होकर गुजरता है, और वो जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर। तो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के केवल एक जिले से होकर गुजरता है, कौन सा जिला, धौलपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब अपने बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक ही कौन सा है दोस्तों, अक्षांशीय स्थिति। तो कैसे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति जो है वो राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले अपने एक चर्चा करते हैं। राजस्थान की जो जलवायु है, या राजस्थान को जलवायुवीय आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 5 भागों पे। आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, राजस्थान को चार भौतिक विभागों में, फिजिकल डिविजन्स में बांटा गया था। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। लेकिन जलवायुवीय दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया था, 5। कौन से हैं वो 5, थोड़ा सा याद करेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है दोस्तों। कौन सी रेखा है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यह राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 भागों में बांट देती है, और वो 2 भाग कौन से हैं, जलवायुवीय आधार पर बोल रहा हूं सिर्फ मैं। शुष्कतम मरुस्थल है, तो ये कौन सी जलवायुवीय क्षेत्र हो जाएगा, शुष्क जलवायुवीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, शुष्क जलवायुवीय क्षेत्र। ठीक है। राजस्थान के लगभग बीच में दोस्तों कौन सी पर्वत श्रेणी है, अरावली। इसका विस्तार लगभग इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है। तो ये जो उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान का अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र बच गया, इसकी जलवायु कैसी है, नाम में ही है, अर्ध शुष्क जलवायु। कैसी जलवायु है, अर्ध शुष्क जलवायु। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो जलवायुवीय आधार पर 2 हो गई। इसके बाद में ये क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी, यहां पर कैसी जलवायु पाई जाती है, उप आर्द्र जलवायु। ये कौन सी है, एरिड, सेमी एरिड, और ये कौन सी होगी, सब ह्यूमिड, उप आर्द्र। और फिर आपको ध्यान होगा 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पाई जाती है यहाँ पे लगभग। और ये जो क्षेत्र है ये पूर्वी मैदान है, और यहाँ की जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु, ह्यूमिड क्लाइमेट है। और इसके बाद में ये है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, जिसे हाड़ौती का पठार भी बोला जाता है। और यहाँ की जलवायु कैसी है दोस्तों, अति आर्द्र, वेरी ह्यूमिड। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो राजस्थान को जलवायुवीय आधार पर हम 5 भागों में बांट सकते हैं। लेकिन आपसे पूछ ले कि राजस्थान की ओवरऑल जलवायु, राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो अपने इन 5 नामों में से कौन सा नाम लिखेंगे। यहां पर देखिए ओवरऑल जलवायु जो है राजस्थान की, ठीक है, वो है
उपोष्ण मानसूनी जलवायु। कैसी है? उपोष्ण मानसूनी जलवायु। तो दोस्तों अपने सामने दो शब्द है, उपोष्ण और मानसूनी। ये शब्द अपने समझेंगे अब, ठीक है? आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक मैंने क्या लिखा है? राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, ठीक है? तो थोड़ा सा यहां फोकस कीजिए दोस्तों, ठीक है? देखिए, ये है 0 डिग्री अक्षांश और इस पर जो एक वृत्त या सामने आपको रेखा के रूप में दिख रही है, ये है भूमध्य रेखा या इंग्लिश में बोले तो इक्वेटर। 0 डिग्री अक्षांश के अपने उत्तर में जाएंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको अपने कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं दोस्तों। और 0 डिग्री के अपने दक्षिण में जाएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आएगा दोस्तों, जिसे मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी बोलते हैं, ठीक है? और इसी तरीके से और ज़्यादा अपने उत्तर में जाएंगे तो अपने को 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आर्कटिक रेखा मिलेगी और दक्षिण में जाएंगे तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर एंटार्क्टिक रेखा मिलेगी, ठीक है दोस्तों? इसके बाद 90 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है? अच्छा, अब देखिए, धरती जो है, पृथ्वी जो है दोस्तों, अपने अक्ष पर यूं सीधी ना होकर अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष से कितने कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री के कोण से झुकी हुई है। अपने अक्ष से 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है? एक तो पृथ्वी कैसी है? टेढ़ी है। दूसरी ऊपर से चपटी है, आपको मैंने डायग्राम में दर्शाया है। इस शेप को, आकृति को जियोइड आकृति कहते हैं दोस्तों, या संतरे नुमा भी बोल सकते हो, ठीक है? यहाँ पर जलवायु से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही बता दिया मैंने। कैसी शेप है? जियोइड। थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, मेरे को यहाँ पर कुछ और लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जियोइड, ठीक है? या संतरानुमा आकृति। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी जो अपने अक्ष से झुक जाती है, ठीक है, और सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व में परिक्रमा करती है, रिवोल्यूशन करती है, तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनती है दोस्तों कि पूरे साल में सूर्य जो है वो सीधा अगर कहीं चमकता है तो वो ये क्षेत्र है दोस्तों पृथ्वी का। कौन सा क्षेत्र है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। अच्छा फ्रेंड्स, अपने जब अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को विस्तार से समझेंगे, उस पर एक पूरा अपने एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर अपने ये चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझेंगे। अभी आप इतना सा समझें कि अगर पृथ्वी का कोई ऐसा हिस्सा जो पूरे साल भर में सूरज की सीधी रोशनी प्राप्त करता है तो वो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का हिस्सा, ठीक है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का हिस्सा। तो अब देखिए दोस्तों, ये हिस्सा साल में पूरे साल भर सूर्य की सीधी रोशनी प्राप्त करता है, तो पूरे साल भर यहाँ पर तापमान कैसा रहेगा? उच्च रहेगा। और इस क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आता है, इस वजह से इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। और इस जोन में या इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्ष भर तापमान उच्च बना रहता है और वर्षा की अधिकता रहती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, और नीचे की तरफ अपने या दक्षिण की तरफ अपने देखें तो मकर रेखा और एंटार्क्टिक रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ना दोस्तों, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है उपोष्ण। क्या कहलाता है? उपोष्ण, या इसे अपने शीतोष्ण भी कहते हैं। क्या कहलाता है दोस्तों? उपोष्ण या शीतोष्ण, और इंग्लिश में इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन।
इस पर चर्चा एक बार बाद में करेंगे। पहले अपने 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर का और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण का जो भाग है उसको देखते हैं दोस्तों। ये कैसा भाग है दोस्तों? ध्रुवीय क्षेत्र है। ये यहाँ पर उत्तरी ध्रुव आ जाता है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव आ जाता है। तो आपको अच्छे से पता है यहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल तिरछी पहुंचेगी, ठीक है। साल भर यहाँ पर अक्सर मतलब अधिकांश क्षेत्र में बर्फ जमी रहती है और टेम्परेचर या तापमान कैसा रहता है? कम रहता है। तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये कहलाता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र, या इंग्लिश में बोलें तो फ्रिजिड जोन। क्या कहलाता है दोस्तों? फ्रिजिड जोन। और साल भर यहां पर तापमान कम रहता है या शीत ऋतु रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने टेम्परेट जोन या उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। कहां से कहां तक है ये? कर्क रेखा अगर अपने देखें उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच का क्षेत्र, और दक्षिणी गोलार्ध में साउदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र, या मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उपोष्ण, शीतोष्ण या टेम्परेट जोन। अच्छा दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर शीत और ग्रीष्म दोनों ऋतुएं पाई जाती है। गर्मी में बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा, जब यहाँ ग्रीष्म ऋतु आएगी उत्तरी गोलार्ध में तो यहाँ बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा, और जब शीत ऋतु आएगी तो तापमान बहुत कम हो जाएगा। और इसका जस्ट उल्टा कहाँ पाया जाएगा? यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में। जब यहाँ ग्रीष्म ऋतु आएगी तो इस भाग में मकर रेखा और अंटार्कटिक वाले भाग में क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा, और जब शीत ऋतु आएगी तो तापमान बहुत कम हो जाएगा। मतलब देखिए, कंफ्यूज नहीं होता है, मतलब मौसमीय परिवर्तन स्पष्ट देखने को मिलते हैं। शीत और ग्रीष्म दोनों प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती हैं और स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो मौसमीय परिवर्तन स्पष्ट देखने को मिलते हैं। तो ऐसी जलवायु क्षेत्र जहां मौसमीय परिवर्तन स्पष्ट देखने को मिलते हैं, कौन से जलवायु क्षेत्र होता है? उपोष्ण जलवायु क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग कहां से जाती है दोस्तों? लगभग बीच में से जाती है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच में से जाती है। और थोड़ा सा अगर मैं यहां पे इस तरीके से राजस्थान दर्शाऊं, ठीक है, ये राजस्थान होगा। इस तरीके से राजस्थान के दक्षिणी भाग को काटते हुए जाती है। तो कर्क रेखा के दक्षिण का जो भाग है दोस्तों वो तो किस में आ जाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो भारत में, दक्षिण भारत में बेसिकली जलवायु कैसी हो जाएगी दोस्तों? उष्ण जलवायु, ठीक है। और कर्क रेखा के उत्तर का जो भाग है वो कैसा है? उपोष्ण या शीतोष्ण। तो कर्क रेखा के जो उत्तर में भारत है उसकी जलवायु कैसी हो जाएगी दोस्तों? उपोष्ण। कैसी हो जाएगी? उपोष्ण। ठीक है। तो बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कर्क रेखा लगभग राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। इसीलिए राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण जलवायु है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति जो है किस प्रकार राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये स्टार करके पॉइंट लिखा हुआ है, देशांतर जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं। तो भाई याद रखना, नहीं, देशांतर जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं। तो चलिए अगले फैक्टर पर चलते हैं दोस्तों। राजस्थान में अरावली की स्थिति। तो यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे मानसून पर। तो देखिए दोस्तों, भारत पे बात करते हैं। भारत की जो जलवायु है, उत्तरी भारत में उपोष्ण जलवायु, दक्षिणी भारत में उष्ण जलवायु, लेकिन इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है दोस्तों। इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर है
जो पूरे भारत की जलवायु को निर्धारित करता है, और वो कॉमन फैक्टर है मानसून। क्या है? मानसून। देखिए, आपको अच्छे से पता है कि भारत या दक्षिण एशिया में, ठीक है, मानसूनी पवनें जो हैं उनका आगमन और उनका प्रत्यावर्तन होता है। भारत में वर्ष में आधे समय मानसूनी पवनें जो है भारत की तरफ आती हैं और साल के आधे समय मानसूनी पवनें वापस लौटती हैं। भारत की जलवायु में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि अपने राजस्थान में अरावली की स्थिति कैसे जलवायु को प्रभावित करती है ये जानने के लिए ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, साल में आधे समय, ठीक है, 6 महीने के लिए मानसूनी पवनें जो है भारत की तरफ आती हैं, उनका आगमन होता है। और देखिए एक चीज और, पवनें जिस दिशा से आ रही होती हैं उस दिशा से ही उनके नाम का निर्धारण होता है। तो देखिए कहां से आ रही है ये? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आ रही है। आ कहां से रही है? दक्षिण पश्चिम से। तो ये कैसी पवनें हैं? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। कैसी पवनें हैं दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। और कौन सी दिशा में आ रही है? उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। अच्छा, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं दोस्तों, वो भारत की, देखिए भारत में प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है? ऐसी त्रिभुजाकार। तो यहां पर आकर दो शाखाओं में बंट जाती है, दो शाखाओं में बंट जाती है, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। और राजस्थान किसके निकट है? ऑब्वियसली अरब सागर के निकट है। तो अरब सागर की जो शाखा है, मानसून की शाखा है, वो भारत में, या सॉरी राजस्थान में पहले पहुंचती है, ठीक है। अब देखिए अरावली की स्थिति कैसी है दोस्तों? अरावली की स्थिति भी कैसी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो ये तो अरब सागर की जो शाखा है, मानसूनी शाखा है, उसके कैसी होगी? समानांतर होगी। जो दक्षिण पूर्वी मानसूनी पवनें हैं उनकी जो अरब सागर की शाखा है उसके कैसी होगी? क्योंकि भारत में देखिए, भारत में दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत के पूर्व में अरब सागर है, और भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें हैं, इनकी जो अरब सागर शाखा है वो जब राजस्थान में आएगी तो उनकी दिशा के समानांतर ही अरावली का विस्तार पाया जाता है, और इसी वजह से अरावली इनके रास्ते में कोई रुकावट ही पैदा नहीं करता और ये निर्बाध रूप से राजस्थान को पार करके चली जाती हैं। और वैसे भी राजस्थान में वनस्पति कम है तो इतनी ज़्यादा कोई आर्द्रता पाई नहीं जाती और इनको रोकने का कोई और कारक है नहीं। अगर अरावली की स्थिति इस तरह से होती तो अरावली रोक लेता, लेकिन अरावली तो इनके समानांतर है तो अरावली इन्हें जाने देता है। इसी वजह से जो अरब सागर की शाखा है इससे राजस्थान में वर्षा नहीं होती। और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है ना दोस्तों, ये इधर पश्चिम में मुड़ के आती है राजस्थान में और बारिश कराती है, उस पर चर्चा करेंगे अपने। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अरावली की स्थिति है यह राजस्थान में न्यून वर्षा का एक कारण बनती है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से अपने कह सकते हैं कैसे अरावली की स्थिति या अवस्थिति राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, कि यह दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें जो हैं उनकी जो अरब सागर की शाखा है जो राजस्थान में प्रवेश करती है तो उसको रोकती ही नहीं है और उसके दिशा के समानांतर है, तो वो निर्बाध रूप से राजस्थान को पार करके चली जाती है और बहुत ही न्यून वर्षा या नामात्र की वर्षा जो है राजस्थान में करती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव ही है, कि इसकी अवस्थिति है वो अपने लिए नुकसानदायक ही है। तो देखिए दो चीज़ें आप ध्यान रखना, राजस्थान में इस तरफ मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। किधर है, किस तरफ है ये विस्तार? ये एक तरीके से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। और इस विस्तार को दोस्तों मरु मार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? मरु मार्च कहते हैं। इसको रोकने में अरावली की स्थिति सहायक है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में जो गर्म हवाएं चलती है
उससे भी यह पूर्वी राजस्थान की सुरक्षा करता है। अरावली जो है वो पश्चिमी राजस्थान की गर्म हवाओं को पूर्वी राजस्थान में जाने से काफी हद तक रोक देता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अरावली की जो अवस्थिति है या राजस्थान में जो स्थिति है वो किस प्रकार राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अच्छा, एक चीज और, भले ही राजस्थान में न्यून वर्षा होती हो, लेकिन राजस्थान की जलवायु भारतीय जलवायु का अभिन्न अंग है और भारतीय जलवायु का मेन फैक्टर क्या है? मानसून। तो इसी वजह से हम राजस्थान की जलवायु को क्या कहते हैं? उपोष्ण मानसूनी जलवायु। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये उपोष्ण मानसूनी जलवायु क्यों लिखा। तो ओवरऑल राजस्थान की जो जलवायु है कैसी है? उपोष्ण मानसूनी जलवायु। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर है समुद्र से दूरी। तो आपको आश्चर्य होगा कि समुद्र से दूरी हमारे राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। अभी देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये है कच्छ की खाड़ी और इससे राजस्थान के दक्षिणी बिंदु की जो दूरी है वो बैठती है लगभग 225 किलोमीटर। कितनी? 225 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, और ये है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी जो है वो राजस्थान के दक्षिणी बिंदु से है लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर। कितना है? 400 किलोमीटर की दूरी पर। कच्छ की खाड़ी है 225 किलोमीटर की के आसपास की दूरी पर। खंबात की खाड़ी है 400 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर। और अगर आपसे पूछ लें कि राजस्थान के दक्षिणी बिंदु से अरब सागर कितनी दूरी पर स्थित है, तो वो है लगभग 350 किलोमीटर। कच्छ की खाड़ी पूछे 225 किलोमीटर, खंबात की खाड़ी पूछे 400 किलोमीटर और अरब सागर की दूरी पूछे तो 350 किलोमीटर। तो एक तरीके से हम समुद्र से काफी दूर स्थित हैं। ठीक है। अच्छा, कोई भी महाद्वीप या उपमहाद्वीप उनके वो भाग जो समुद्र से दूर स्थित होते हैं, उनकी जो जलवायु होती है दोस्तों, वो होती है महाद्वीपीय जलवायु या कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। और महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की जो मुख्य विशेषता होती है वो उष्ण जलवायु, शुष्क जलवायु और वहां पर वर्षा जो होती है वो न्यून मात्रा में होती है, वर्षा जो होती है कम होती है। अब देखिए, एक समसागरीय इफेक्ट होता है, समसागरीय प्रभाव। सागर के जो तटीय क्षेत्र होते हैं ना, वहां ये देखने को मिलता है। कैसे? देखिए, ये सागर हो गया, ये तटीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, और ये दिन के समय एक तरीके से सूरज उगा हुआ है और सूर्य के जो विकिरण है वो तट पर और जल पर दोनों को पहुंच रहे हैं। जल की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, या सरल शब्दों में कहूँ तो जल जो है ना दोस्तों, वो गर्म होने में ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, और जो चीज़ गर्म होने में ज़्यादा टाइम लेती है वो ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम लेगी, ज़्यादा समय लेगी। ठीक है, तो दिन के समय जल जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा गर्म होने में, तो स्थलीय भाग क्या हो जाएगा? जल्दी गर्म हो जाएगा। मतलब दोनों की अगर तुलना करेंगे तो तापमान ज़्यादा कहाँ होगा? स्थलीय भाग पर। तो वायु दाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर कम हो जाएगा। और जलीय भाग का तापमान अपेक्षाकृत क्या होगा? कम। ठीक है, और प्रेशर क्या हो जाएगा? वायु दाब, क्योंकि ठंडी पवनें नीचे की तरफ आती हैं, ज़्यादा वायु दाब बनाएंगी, गर्म पवनें ऊपर की तरफ उठती है तो वो वायु दाब को कम कर देंगी। ठीक है, अब ये जो वायु दाब उत्पन्न होता है, इसकी वजह से समुद्र की तरफ से पवनें जो हैं ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा दाब से कम दाब की ओर गमन करना प्रारंभ कर देंगी। तो इस वजह से क्या होगा? और ये समुद्र से नमी लेके आएंगी तो कूलर जैसा इफेक्ट आ जाएगा। कूलर में टाटे लगे होते हैं ना और पानी होता है, तो जो क्या होता है, वो ठंडी पवन आती है बाहर से, कूलर के अंदर गर्म पवन प्रवेश करती है और वो टाटों की वजह से और जो नमी है उसकी वजह से ठंडी होकर हमारे पास आती है। तो वैसा सा इफेक्ट आएगा दोस्तों। तो क्या होगा? स्थल का जो तापमान ज़्यादा हुआ है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। और रात में हमें क्या देखने को मिलेगा? रात में हमें क्या देखने का मिलेगा दोस्तों? ये जो पानी बहुत टाइम लेकर, ठीक है, बहुत टाइम लेकर गर्म हुआ है,
अब ये धीरे धीरे ही ठंडा होगा, ठीक है, ये धीरे धीरे ठंडा होगा, और स्थल जो तेजी से गर्म हुआ था वो तेजी से ठंडा हो जाएगा। तो एक तरीके से दोनों की तुलना करने पर तापमान क्या स्थल का कम हो जाएगा, तो दाब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जल का जो तापमान है दोनों की तुलना में, इन दोनों की तुलना हो रही है, ये ज़्यादा होगा और दाब क्या होगा, कम, और रात को जो है पवनों की दिशा उल्टी हो जाएगी सुबह की अपेक्षा। तो इस प्रकार से पवनें गति करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से पवनों का आवागमन चलता रहता है दोस्तों, और इसी वजह से स्थलीय भाग जो होता है उसका एक जैसा तापमान बना रहता है। इसको क्या कहते हैं, समसागरीय प्रभाव, ठीक है, ये याद रखना आप। तो ये देखने को नहीं मिलता क्योंकि हम तटीय क्षेत्र से दूर स्थित हैं, और इसी वजह से हमारी या राजस्थान की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है दोस्तों, महाद्वीपीय जलवायु, या इंग्लिश में बोले कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कैसा होता है, थोड़ा उष्ण होता है, शुष्क होता है, और वर्षा की न्यूनता पाई जाती है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे किस प्रकार समुद्र से जो दूरी है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। चलिए दोस्तों, अगला फैक्टर उच्चावच, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी उच्चावच क्या है, धरातल का स्वरूप। तो धरातल का स्वरूप या धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई किस प्रकार राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान का अधिकांश भाग कैसा है, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है, पूर्वी मैदान है, बीच में अरावली क्षेत्र है, और ये दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र या हाड़ौती का मैदान है। तो राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र है ना दोस्तों, वो समुद्र तट से लगभग 370 मीटर या इससे कम ऊंचाई पर ही स्थित है। कितना है, 370 मीटर या इससे कम ऊंचाई पर ही स्थित है। समुद्र तट से जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता चला जाता है और आर्द्रता बढ़ती चली जाती है, लेकिन राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर तापमान जो है ज़्यादा पाया जाता है और आर्द्रता कम पाई जाती है। और अगर राजस्थान का कोई हिस्सा इस ऊंचाई से ज़्यादा है तो वो दो हैं, एक तो कौन सा, अरावली क्षेत्र, एक तो कौन सा, ये अरावली क्षेत्र जो है वो थोड़ा 370 मीटर से ऊंचा पाया जाता है, और एक ये हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। अब देखिए दोस्तों, अरावली हालांकि एक अपरदित या अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, कटी फटी स्थित है, मतलब फैली हुई है, और एक तरीके से कटी फटी पर्वत श्रेणी मानी जाती है, जिसका एक निश्चित मतलब एक तरीके से विस्तार पाया जाता है, लेकिन कटा फटा विस्तार है, और एक कैसी है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। लेकिन फिर भी यह राजस्थान की जलवायु को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। 3 फैक्टर्स पे तो अपने चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान में जब दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों की अरब सागर शाखा, अरेबियन सी ब्रांच जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो यह इसका विस्तार उसके समानांतर पैरेलल होने के कारण उसको रोकता ही नहीं है और वो सीधी गुजर जाती है, इसलिए राजस्थान में न्यून वर्षा पाई जाती है। पहला पॉइंट तो ये। राजस्थान में मरु मार्च या रेगिस्तान के विस्तार को रोकता है और पश्चिमी राजस्थान की गर्म हवाओं से पूर्वी राजस्थान को सुरक्षा प्रदान करता है। ये 3 पॉइंट्स तो हैं। अब एक चीज और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अरावली के आधार पर ही राजस्थान का भौतिक या भौगोलिक विभाजन हम कर सकते हैं। अरावली के पश्चिम में बेसिकली मरुस्थलीय राजस्थान स्थित है और अरावली के पूर्व में गैर मरुस्थलीय राजस्थान पाया जाता है। इसी प्रकार राजस्थान की जलवायु को भी हम अरावली के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए दोस्तों, अरावली के पश्चिम में जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण है, शुष्क है, ठीक है, न्यून वर्षा वाली है, मतलब वर्षा की मात्रा कम है, ठीक है, तीव्र हवाएं चलती है, गर्मियों में यहाँ पे लू चलती है, आंधियां चलती है, ठीक है, और एक चीज और, उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर पाया जाता है। जो डेली बेसिस में टेम्परेचर में डिफरेंस है दिन और रात का, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। साथ ही
वार्षिक ईयरली टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। कौन से एरिया में? अरावली के पश्चिमी इलाके में। और पूर्वी इलाके में देखें की बात करें दोस्तों, तो अर्ध शुष्क, सेमी एरिड या उप आर्द्र, सब ह्यूमिड जलवायु पाई जाती है। और जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो अरावली के आधार पर जलवायु को हम कैसे दो भागों में बांट सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो ये भी एक उच्चावच के अंदर आप देख सकते हो, चाहो तो अरावली की स्थिति में इस पॉइंट को देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उच्चावच में भी तो अरावली आएगा ही ना दोस्तों। अच्छा, एक बात और, एक छोटी सी चीज, अरावली के इस क्षेत्र में सिरोही है और माउंट आबू क्षेत्र है बेसिकली, ठीक है। यह जो क्षेत्र है वो बेसिकली क्या है दोस्तों, काफी ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है माउंट आबू। यहाँ पर गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंची पर्वत चोटी है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। तो अब एक चीज है दोस्तों, जब दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों की अरब सागर शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है, तो भले ही यह निर्बाध रूप से राजस्थान को पार करके, बिना रुके राजस्थान को पार करके आगे निकल जाती है, लेकिन यह जो क्षेत्र है वो ऊंचाई पर होने के कारण कुछ हद तक उसको रोक लेता है। और ऊंचाई ज्यादा होने के कारण ही इस क्षेत्र की बाकी के राजस्थान की तुलना में, इस क्षेत्र में बाकी के राजस्थान की तुलना में तापमान कम पाया जाता है और आर्द्रता अधिक पाई जाती है। वैसे भी आपको पता है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है? माउंट आबू सिरोही में। जिले की बात करें तो वो झालावाड़ है, लेकिन जगह की बात करें तो माउंट आबू सिरोही। और अपने इसी ऊंचाई की वजह से, तापमान में कमी की वजह से और आर्द्रता की वजह से यह एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित हुआ है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप देख सकते हो उच्चावच के अंदर ही। और उच्चावच में ही दोस्तों एक टॉपिक अपने देख सकते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश, लेकिन मैंने इसको अलग से भी लिखा है थार का मरुस्थल, लेकिन अपने चर्चा पहले ही कर चुके हैं, चाहो तो इसको उच्चावच में देख लो, चाहे थार का मरुस्थल। तो अपना अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है थार का मरुस्थल। तो आपको ये तो स्पष्ट हो गया होगा किस प्रकार राजस्थान में धरातल की ऊंचाई जो है कम है, इस वजह से तापमान ज़्यादा पाया जाता है, आर्द्रता कम पाई जाती है। और राजस्थान में जो ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है, किस प्रकार वहाँ पर ऊंचाई के कारण तापमान कम पाया जाता है और आर्द्रता अधिक पाई जाती है। और एक चीज़ और दोस्तों, ये दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है, ये भी 370 मीटर से ऊंचाई पर ही है, लेकिन यह राजस्थान की जलवायु को कोई विशेष रूप से प्रभावित नहीं करता। और अगर सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान की जलवायु को कोई प्रभावित कर रहा है तो वो है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है अपना थार का मरुस्थल। तो दोस्तों कहाँ पर है ये? अरावली के पश्चिम में, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। तो मैंने पहले ही बता दिया इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, शुष्क है, अर्ध शुष्क है, दो भागों में बंटी हुई है। मेनली कैसी है? उष्ण है, ठीक है, शुष्क जलवायु है, वर्षा की न्यूनता है, तीव्र हवाएं चलती है, ग्रीष्म काल में लू चलती हैं और आंधियां चलती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ दैनिक और वार्षिक तापांतर ज्यादा पाया जाता है। कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं इस क्षेत्र की, तो क्यों है ये विशेषताएं, चर्चा करते हैं। कैसा है ये? थार का मरुस्थल है दोस्तों, थार का मरुस्थल, ठीक है। तो मरुस्थल में जो मिट्टी के या मृदा के कण पाए जाते हैं वो बलुई रेतीली मृदा होती है दोस्तों। मिट्टी के कण जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है, और ह्यूमिडिटी आर्द्रता कम होती है। तो ये जो कण होते हैं ना मिट्टी के, ये जल्दी गर्म हो जाते हैं दोस्तों। तो दिन के समय, ग्रीष्म काल में, गर्मियों में दिन के समय यह बेहद गर्म हो जाते हैं। इस वजह से इस क्षेत्र का तापमान उच्च हो जाता है, ठीक है, पहली बात। और एक चीज और, रात के समय देखिए, जो चीज जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। रात के समय यही मृदा के कण जल्दी ठंडे हो जाते हैं, इस वजह से रात अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं। तो दैनिक तापांतर में क्या हो गया? डिफरेंस आ गया। तो दैनिक तापांतर है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दिन जो होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, रातें क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती हैं। और इसी क्षेत्र विशेष में ग्रीष्म काल में तीव्र हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें लू कहते हैं, और आंधियां भी चलती हैं। उन पे भी चर्चा करेंगे अपने, जब अपने ग्रीष्म ऋतु पढ़ेंगे आगे। और एक चीज और, शीत ऋतु में
इसी पर्टिकुलर एरिया में जैसलमेर हो गया, फलोदी हो गया, चुरू हो गया, ये जो है बाकी के राजस्थान की अपेक्षा ज़्यादा ठंडे होते हैं। गर्मियों में यही जगह बहुत ज़्यादा गर्म होती है, सर्दियों में यही जगह बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो एक वार्षिक तापांतर जो है वो भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ईयरली टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा किस प्रकार थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। आखिरी फैक्टर है दोस्तों मानसूनी व चक्रवातीय हवाएं। अब देखिए, मानसूनी पवनों की तो अपने ऑलरेडी बात कर ही रहे हैं कि 6 महीने मानसूनी पवनें आती है, 6 महीने वापस जा रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत की ही जलवायु जो है उसका एक कॉमन फैक्टर है मानसून। क्या कॉमन फैक्टर है? मानसून। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगा कि राजस्थान में कौन सी मानसून की शाखा से बारिश होती है। तो आपको ये तो स्पष्ट है, अरब सागर की जो शाखा है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों की अरब सागर की जो शाखा है उससे राजस्थान में बहुत ही कम या नाम मात्र की बारिश होती है। तो राजस्थान में बेसिकली बारिश होती किससे है मानसून में? बंगाल की खाड़ी जो है उसकी जो शाखा है उससे। कैसे? देखिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इस प्रकार से हिमालय ने भारत को घेरा हुआ है ऊपर मुकुट की तरह। तो ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ना दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों की बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये यहाँ पर आकर इधर की तरफ, किधर? पश्चिम की तरफ मुड़ जाती हैं और यही पवनें राजस्थान में पहुँचती है। पूर्व से आ रही है तो पूर्वैया भी कह देते हैं इनको, और यही राजस्थान में ज़्यादा वर्षा का कारण बनती हैं। तो राजस्थान में मानसून में जो मुख्यतः वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही एक तरीके से लंबा डिस्टेंस तय करके, लंबी दूरी तय करके आती हैं। तो इनमें नमी जो है, आर्द्रता है, उसकी कमी हो जाती है तो बहुत कम बारिश करती है। लेकिन अगर यह सघन और तीव्र हो, आर्द्रता इनमें ज्यादा हो, तो ये राजस्थान में अच्छी खासी बारिश करवाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रहेगा। तो इस प्रकार किस मानसून जो है, मानसूनी पवनें जो है वो राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है, स्पष्ट हो गया। एक और पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर, चक्रवातीय हवाएं। ये क्या है दोस्तों? ये जो है शीत ऋतु में जो बरसात होती है, बारिश होती है, उसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, जिसे अपने मावठ कहते हैं। बेसिकली भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत में, और राजस्थान की बात करें तो यही उत्तर पश्चिमी राजस्थान में शीतकाल में बारिश होती है दोस्तों, जिसे मावठ कहते हैं। ये क्या है? ये पछुआ पवनें हैं दोस्तों, जो पाकिस्तान की तरफ से आती हैं, और बेसिकली ये भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी से आती है दोस्तों। इस पर चर्चा अपने आगे करेंगे। थोड़ा सा भी याद रखें, भूमध्य सागर से ये चक्रवात उठते हैं, मेडिटेरियन सी से ये चक्रवात, साइक्लोन्स उठते हैं, और ये पश्चिमी विक्षोभ के रूप में पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। और शीतकाल में बहुत कम मात्रा में, हालांकि कम मात्रा में, देखो पंजाब में लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और जैसे जैसे पूर्व की ओर जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश शुरू हो जाएगा तो वहाँ 3 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होगी। और राजस्थान में बेसिकली जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है वहाँ शीतकाल में ये बारिश करवाता है। ठीक है, ये पवनें बारिश करवाती है। तो कौन सी पवनें? पश्चिमी विक्षोभ जो है वो शीतकाल में राजस्थान में वर्षा करवाती हैं, बहुत ही न्यून मात्रा में वर्षा होती है, जिसे मावठ कहते हैं, और रबी की फसलों के लिए यह लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको याद रह जाएगा। तो इस प्रकार ये सारे अपने फैक्टर्स हो गए जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, इसी के आधार पर हम राजस्थान की जलवायु को उपोष्ण जलवायु कहते हैं। फिर हमने अरावली की स्थिति में यह समझा कि किस प्रकार मानसून जो है पूरे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, और राजस्थान की जलवायु भारत की जलवायु का अभिन्न अंग है। इसी वजह से राजस्थान की जलवायु को उपोष्ण मानसूनी जलवायु कहते हैं। फिर अपने देखा किस प्रकार समुद्र से दूरी जो है वो हमारी जलवायु को प्रभावित करती है, और राजस्थान की जलवायु कैसी है समुद्र से दूर होने के कारण? महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंटल।
और फिर हमने देखा उच्चावच या टोपोग्राफी, किस प्रकार राजस्थान की उच्चावच या टोपोग्राफी धरातल का प्रकार या समुद्र तल से ऊंचाई राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। थार का मरुस्थल देखा फिर हमने, किस प्रकार थार का मरुस्थल, मिट्टी का या मृदा का प्रकार जो है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। और लास्ट में हमने देखा मानसूनी व चक्रवाती हवाएं या पवनें किस प्रकार राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इनके अलावा वनस्पति की कमी या न्यूनता भी या वनस्पति का ना होना भी कहीं ना कहीं हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। वनस्पति जहाँ कम पाई जाती है या वनस्पति की जो न्यूनता है वो कहीं ना कहीं आर्द्रता और तापमान को प्रभावित करती है। देखो दोस्तों, जहाँ पर वनस्पति पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पर आर्द्र वातावरण होगा। आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस होता है पौधों के अंदर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प को जो पौधे क्या करते हैं वातावरण में छोड़ते हैं तो एक आर्द्रता में क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। तो वनस्पति कम होगी तो आर्द्रता कम होगी। अब टेम्परेचर की बात करें तो किस प्रकार एक तरीके से वनस्पति की जो कमी है वो किसी जगह की टेम्परेचर को प्रभावित करती है, उसके लिए हम एक छोटा सा कंसेप्ट है वो सीखना होगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मैं देखता हूं कहां पे जगह, अपने डायग्राम बनाना पड़ेगा एक छोटा सा। चलिए दोस्तों, यहां बना लेते हैं, छोटा सा डायग्राम है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। जिस कंसेप्ट की बात कर रहा हूं वो है इंसोलेशन, हिंदी में आतपन कहते हैं इसे। इंसोलेशन, इंग्लिश वाला वर्ड याद रखें दोस्तों, इंसोलेशन क्या है दोस्तों? देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां वनस्पति ज्यादा है। ठीक है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां चट्टानी मरुस्थल है। क्या है? चट्टानी मरुस्थल। ठीक है, और ये जो है सूरज उगाया हुआ है मैंने, ये क्या है? सूर्य। और सूर्य के विकिरण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, दोनों जगह पहुंच रही हैं। अब देखिए दोस्तों, किसी भी कालखंड के अंदर ठीक है, किसी इकाई क्षेत्रफल में सूर्य के विकिरण की जो मात्रा पहुंचती है उसे हम इंसोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसोलेशन कहते हैं। अब देखिए, मैं यहां पर दोनों जगह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की तुलना कर रहा हूं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की तुलना कर रहा हूं। यहां कोई वनस्पति नहीं है, सूर्य की विकिरण एकदम सीधी पहुंचेगी। तो यहां पर इंसोलेशन की जो मात्रा है वो होगी दोस्तों 2.41 कैलोरी प्रति मिनट। कितनी होगी? 2.41 कैलोरी प्रति मिनट। तो ज्यादा विकिरण पहुंचेंगे। और देखिए, छोटी सी बात और, ये क्षेत्र जो है दोस्तों, यहां पर वनस्पति ज्यादा है तो गैसियस आवरण, एक गैसों का कवर पाया जाएगा। और दूसरी बात है, वनस्पति खुद भी जो है सूर्य के विकिरणों को रोकेगी। ठीक है, तो यहां पर जो सूर्य के विकिरण धरातल तक पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं लगभग 1.93 कैलोरी प्रति मिनट। ये कितने क्षेत्रफल पे पहुंचने की बात कर रहा हूं मैं? 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर। चट्टानी मरुस्थल में 2.41 कैलोरी प्रति मिनट के हिसाब से विकिरण पहुंचेंगे, इंसोलेशन की मात्रा हो जाएगी। और जो क्षेत्र एक तरह से वनस्पति से घिरा हुआ है वहां पर इंसोलेशन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1.93 कैलोरी प्रति मिनट। तो सूर्य के विकिरण ज्यादा कहां पहुंच रहे हैं? वनस्पति न्यून क्षेत्र पे या जहां वनस्पति नहीं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार वनस्पति न्यून क्षेत्र या कम वनस्पति वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? ज्यादा गर्म होगा, वहां का तापमान ज्यादा होगा। तो इस प्रकार वनस्पति की जो न्यूनता है या वनस्पति की कमी है वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र विशेष की आर्द्रता और तापमान को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने चलते हैं राजस्थान की जलवायु की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो अगर आपने ये पॉइंट्स ध्यान से सुने हैं और आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए हैं तो ये सारी विशेषताएं आपको आराम से याद हो जाएंगी दोस्तों। राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं क्या है
राजस्थान की जो जलवायु है वो दोस्तों शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की अधिकता लिए हुए है। राजस्थान में शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की अधिकता है। यहाँ पर ग्रीष्म काल में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और शीत काल में तापमान सामान्य रहता है, 2 डिग्री से 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, पहली विशेषता होगी। दूसरी, राजस्थान में अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा है। अपर्याप्त क्यों है? क्योंकि जो अरब सागर की शाखा है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों की जो अरब सागर की शाखा है वो राजस्थान के ज्यादा निकट है, तो ये ज्यादा नमी लेके आती है राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में अरावली की अवस्थिति, जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है राजस्थान में मुख्यतः, उसकी अवस्थिति इस प्रकार है, उसका विस्तार इस प्रकार है कि इन पवनों को वो रोकती ही नहीं और यह पवनें निर्बाध रूप से राजस्थान को पार करके चली जाती है और बारिश करवाती ही नहीं। और जो पवनें बारिश करवाती हैं वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो बहुत ज़्यादा दूरी तय करके आती है। तो जब सघन या तीव्र हो, जब इनमें आर्द्रता ज़्यादा हो, उसी वर्ष ये राजस्थान में ज़्यादा वर्षा करवाएगी। तो इस प्रकार वर्षा कैसी है? अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। अब देखिए वर्षा का असमान वितरण, तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, राजस्थान के ठीक बीच में 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। इसी प्रकार अरावली का जो ये पूर्वी सीमा है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है और ये आपको पता है 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। 25, 40, 50, 75, तो अपने देख रहे हैं राजस्थान में हम उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, या सीधा बोलूं तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, तो वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जा रही है और एक असमान वितरण पाया जाता है। यहाँ पर बहुत कम वर्षा है, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा वर्षा है। ये शुष्क जलवायु क्षेत्र है, ये अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र है। तो इस प्रकार वर्षा का जो वितरण है ना दोस्तों राजस्थान में, वो कैसा है? असमान वितरण लिए हुए है। वर्षा का वितरण कैसा है? असमान वितरण है। और एक बात और, राजस्थान में जो अधिकांश वर्षा होती है वो जून से सितंबर माह के मध्य होती है और शीत ऋतु में बहुत ही न्यून वर्षा होती है और बेसिकली मावठ की वर्षा होती है, जो किसके द्वारा? पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं राजस्थान की जलवायु की। अच्छा, इन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं राजस्थान की, चाहे वो जलवायु विशेषताएं हो, चाहे उनको प्रभावित करने वाले कारक हो, इन सब के आधार पर ही हम दोस्तों कह सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु जो है, या राजस्थान यदा कदा अकाल की चपेट में आता रहता है। और इसी आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान की जो आर्थिकी है, इकोनॉमिक्स है, उसका एक स्थायी लक्षण है क्या? अकाल। क्यों? क्योंकि राजस्थान में अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा पाई जाती है और वर्षा का बहुत ही असमान वितरण पाया जाता है। इसी वजह से राजस्थान यदा कदा अकाल की चपेट में आता रहता है। तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था। अच्छा एक बात और, ये वीडियो मैंने वापस बनाया है, इससे पहले ये वीडियो हम बना चुके थे, लेकिन दोस्तों इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतना ज़्यादा पसीना बह रहा था कि मेरे को लगा कि यार मैं ढंग से उसमें समझा ही नहीं पाया। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, और आपसे भी वैसे ही सहयोग की अपेक्षा रखते हैं दोस्तों। तो मैं बस यही आपसे होप करता हूं कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन आप ध्यान से अगर सुनेंगे पूरा वीडियो तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो आगे चलकर सरल हो जाएगा। बाकी के टॉपिक्स आगे चलकर क्या होते हैं? मुश्किल होते हैं। शुरू में आसान होते हैं, बाद में मुश्किल होते हैं। ये टॉपिक सरल में शुरुआत में थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, बाद में सरल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को वापस आराम से देखें, ध्यान से देखें, एक एक पॉइंट है उसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, समझाने वाला टॉपिक है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें। कोई भी बात आपको सुझाव के रूप में कहनी है, या वीडियो के अंदर कोई भी बात अच्छी लगी है, या मुझसे कोई गलती होगी, कई बार हो जाती है गलती, तो अगर आपको लगता है कोई गलती होगी है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट जरूर करें दोस्तों। ठीक है, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपके पास हाथों हाथ नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जो आरपीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान के बारे में जानने के इच्छुक हैं, उनसे हमारे चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। ठीक है, अच्छा, और लास्ट में
जो मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, कोरोना संकट चल रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ मैं बीकानेर में हूँ, तो बीकानेर में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आने लगे हैं। आप भी जहाँ से भी हो दोस्तों, कहीं से भी आप देख रहे हो, हर जगह ये संकट फैल रहा है। तो आप अपनी सेफ्टी रखें दोस्तों, बिना बात के घर से बाहर ना निकलें, ठीक है। पढ़ाई के लिए हम आपको वीडियोस उपलब्ध करा रहे हैं, वो देखें, या कोई और सोर्स है आपका, उससे पढ़ें। बिना बात के घर से बाहर ना निकलें। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी सेफ्टी है, और अगर आप सेफ हो तो अपने परिवार की भी सेफ्टी पुख्ता कर रहे हो। तो खुद सेफ रखें दोस्तों, अपने आप को सेफ रखें और अपने परिवार को सेफ रखें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइड हो रहा हूँ, जितने भी पॉइंट्स हैं आराम से नोट डाउन कर लेना। थैंक यू दोस्तों।